Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss the chapter We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together। इस चैप्टर को लिखा है गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट नाम के दो राइटर्स ने। यहाँ पे वो बताते हैं कि स्टोरी है 37-year-old बिजनेसमैन जो कि स्टोरी का नरेटर है। उसकी वाइफ का नाम बताया गया है मैरी, दो बच्चे हैं उनके जोनाथन जिसकी एज है 6 years, सुजैन जो कि 7 years की है, वो और उसकी वाइफ जिनका एक ड्रीम था एक वॉयज करने का, वेव वॉकर नाम की बोट बनाते हैं और उसके थ्रू वो जाना चाहते हैं। अब ये जो वेव वॉकर है इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। इट इज़ अ 23 मीटर लॉन्ग बोट, 30 टन वुडन हल्ड ब्यूटी, मतलब वो एक वुडन लकड़ी की बनाई हुई 30 टन की बोट है, जैसे कि फेमस कैप्टन जेम्स कुक के पास हुई थी। अब जेम्स कुक ने वर्ल्ड टूर किया था तो उसी को रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। ये लोग प्लाईमाउथ इंग्लैंड से निकलते हैं जुलाई 1976 में। इनिशियल फेज़ उनकी जो 3 साल की जर्नी का होता है अफ्रीका से केप टाउन होते हुए, काफ़ी प्लीजेंट था। तो ये आप वर्ल्ड मैप देख पा रहे होंगे आपके स्क्रीन पे कि ये कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल करके आए हैं। अभी जब ईस्ट की तरफ जाने लगे तो उन्होंने 2 क्रूमैन को अपने साथ हायर किया जो कि उनकी हेल्प कर सकें। यहाँ पे नरेटर की और उसकी वाइफ का प्लान था कि वो जो फेमस कैप्टन जेम्स कुक थे उनकी वॉयज को वो रेप्लिकेट करना चाहते थे और उन्होंने 16 साल लगाए ताकि वो अपनी सी फारिंग स्किल्स को अच्छा कर सके। और उन्होंने जो बोट बनाई थी वेव वॉकर उसको भी कई बार उन्होंने रफ वेदर्स में टेस्ट किया था। जुलाई 1976 में उन्होंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया इंग्लैंड से और वो केप टाउन की तरफ बढ़ रहे थे। यहाँ पे जो 2 क्रूमैन का नाम बताया गया है वो है लैरी विजिल और हर्ब सिगलर। इन दोनों को इन्होंने रखा ताकि उनकी वो हेल्प कर सकें। अब इनको बढ़ना था सदर्न इंडियन ओशन की तरफ। अब यहाँ पे 25 दिसंबर को उनको बहुत ही अलार्मिंग वेव्स मिले और अब वो थोड़ा घबरा गए क्योंकि अब जो उनका केप टाउन से था 35,000 किलोमीटर्स आगे वो आ चुके थे और क्रिसमस उन्होंने सेलिब्रेट किया प्रॉपरली। वेदर जो था वो वर्स होता चला गया। जनवरी 2 को उनकी बोट को एक बहुत बड़ी वेव ने नॉकडाउन किया और उन्होंने शिप को बचाने के लिए स्टॉर्म जिप, जैसा कि आप अपने पिक्चर में देख पा रहे होंगे, स्टॉर्म जिप और हैवी मूरिंग रोप का यूज़ करके स्टर्न को पकड़ के रखा। स्टर्न क्या होता है? जहाँ से वो व्हील घूमता है, आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे। उन्होंने लाइफ राफ्ट ड्रिल को भी किया, उन्होंने लाइफ लाइन्स अटैच किए, लाइफ जैकेट्स और ऑयल स्किन्स भी पहने ताकि अगर वो पानी में जाएँ तो वो बच पाएँ। उसी शाम इवनिंग में वर्टिकल और ह्यूज वेव उनकी शिप पे स्ट्राइक करती है और उनको ऐसा लगता है कि उनकी डेथ अप्रोच कर रही है। जो ऑथर है वो ये बताता है कि वो अपने होश खोने लगता है और जब वो शिप को देख रहा होता है तो उसको ऐसा लगता है कि उसकी शिप डूब रही है। उसके काफ़ी इंजरीज़ होती हैं, उसके मुंह के अंदर खून होता है, उसके रिब्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है, उसके दांत टूट जाते हैं, बट कहीं ना कहीं वो अपने होश को संभालता है। उसकी वाइफ जो रहती है वो व्हील को गार्ड करती है और इसी तरीके से वो दिन को ख़त्म करते हैं। उनके जो क्रूमैन होते हैं वो पानी को पंप कर रहे थे। बच्चों के केबिन में जाके पता चलता है कि स्यू को एक बहुत बड़ा सा बम्प आया है बट वो उसको इग्नोर कर देता है। नरेटर जो है आगे वाटर प्रूफिंग करने की कोशिश करता है। जो गैप्स आ गए हैं, होल्स बन गए हैं शिप में, उनको कवर अप करने की कोशिश करता है। जो उनके हैंड पम्प्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा डेब्रिज मतलब डेड बॉडीज़ आ जाती हैं या पत्ते वत्ते या कचरा आ जाता है जिसके कारण वो काम नहीं कर रहा था। जो इलेक्ट्रिक पम्प था वो शॉर्ट सर्किट हो चुका था। फिर उनको एक स्पेयर इलेक्ट्रिक पम्प मिल जाता है और उसको कनेक्ट करके फॉर्चुनेटली वो पानी को बाहर करने में कोशिश करते हैं। अब ये जो मेडे कॉल्स करते हैं, ये जो मुसीबत के वक्त में ये लोग कॉल्स करते हैं, उसका कोई जवाब नहीं दे पा रहा था क्योंकि एकदम रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड में ये लोग थे तो रेडियो कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही थी। स्यू जो थी उसकी आँख के ऊपर का जो पार्ट था वो काफ़ी काला हो चुका था और उसके हाथों में भी एक बहुत डीप कट लगा था और उसने अपने फादर को इंजरीज़ के बारे में बताना ज़रूरी नहीं समझा क्योंकि उसको ऐसा लगा कि फादर को वरी होगी, फादर को चिंता होगी। बच्ची काफ़ी समझदार थी। 15 घंटे बीत जाने के बाद सिचुएशन उनके कंट्रोल में आई तो नरेटर ने डिसाइड किया कि वो रेस्ट करेंगे और रोटेशंस में वो लोग काम करेंगे। यहाँ पे उनकी जो शिप थी वो काफ़ी बुरे शेप में हो चुकी थी। जो शिप की हालत थी जो ऑथर ने बताया है वो शिप ऑलमोस्ट टूटने की कगार पे आ गई थी। लेकिन अब इन्होंने एक सोचा कि एक साइंटिफिक बेस है आइल एम्स्टरडैम जो कि फ्रेंच साइंटिफिक बेस है, उसको लोकेट किया जाए और वहाँ की तरफ शिप को मोड़ा गया। अब जब इन्होंने वाटर को कंटिन्यूसली 36 आवर्स तक पंप आउट किया तब उनको एक रिलीफ आया क्योंकि कुछ सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर ही बचा था जो कि पंप आउट करना था। स्टॉर्म जिप जो थी वो अटकने लग गई थी और अब उनके पास 2 दिन के पास उनके पास एक मील था जिसमें कॉर्न बीफ और क्रैकर बिस्किट्स थे जो उन्होंने खाए। जनवरी 5 को जोनाथन आके उसको बोलता है उसका बेटा कि मुझे मौत से डर नहीं लगता अगर हम सब साथ हैं। तो ऑथर को काफ़ी रिलीफ मिलता है उस बात से। स्ट्रगल कहीं ना कहीं और कंटिन्यू होता है और शाम के वक्त ऑथर और उसकी वाइफ मैरी काफ़ी डिसअपॉइंट हो जाते हैं। उनको लगता है कि अब वो शायद मरने वाले हैं। प्लानिंग करता है ऑथर कि वो लोग
सही जगह पहुंच जाएं, और वो अपने कैलकुलेशन के हिसाब से शिप को 185 डिग्रीज घुमाता है और छोड़ देता है, और उसको लगता है कि शायद 5 बजे तक वो आइलैंड पे पहुंच जाएंगे, और इसी के साथ उसको नींद आ जाती है। जब वो शाम को 6 बजे उठता है तो उसको डिसअपॉइंटमेंट होती है कि शायद वो वहाँ नहीं पहुँच पाए, और वो आके उसका बेटा उसको हक करता है और बोलता है यू आर द बेस्ट डैडी एंड द बेस्ट कैप्टन, क्योंकि हमारे सामने वो आइलैंड आ चुका है। अब जो आइलैंड था दैट वाज द आइलैंड ऑफ फ्रेंच साइंटिफिक बेस जो था आइल एम्स्टरडम। यहाँ पे उनकी जो जर्नी है वो ख़त्म होती है, और वहाँ के जो 32 इनहेबिटेंट्स होते हैं वो उनको ग्रीट करते हैं और उनको शिप को रिपेयर करने में मदद करते हैं ताकि वो अपनी जर्नी को आगे ले जा सकें। आई होप मेरे एक्सप्लेनेशन आपके काम आए हो। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।